हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रभात मैथ्स क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। के बारे में, जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 3D में यूज किया जाता है कि जब कोई भी लाइन जो हो, लाइन के पॉइंट दिए हुए हों और वो किसी वेक्टर के साथ में पैरेलल हो, तब उसका हम लोग समीकरण या कैसे इक्वेशन उसकी फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राफ एक्स वाई जेड एक्सिस का, जेड एक्सिस एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ लेंगे। इसके बाद मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ए है, पॉइंट पोजीशन वेक्टर और उसके साथ वेक्टर ए है। मान लिया यहाँ पर दो हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, ये दो हैं और ये लाई कर रहे हैं एक लाइन और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट पी पर, और इसके साथ में एक पैरेलल लाइन है बी। ये एक पैरेलल वेक्टर है, ये ए है, ये आर है, सेंटर इसका ओ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट ए बी द पॉइंट पोजीशन, ए बी द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ए का एक पॉइंट ए है, ठीक, किसके है, देन विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जो हमारा ओरिजिन है हमारा ओ ओरिजिन है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ये एक लाइन है एल, लेट एल बी द लाइन। यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट एल बी द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। एल लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट ए और पॉइंट पी से पास हो रही है। लाइन विच passes through the point A and P, दो पॉइंट से पास हो रही है। और यहाँ पर जो A है, पॉइंट A है, ये क्या है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो हमारी जो लाइन A है, L है, पॉइंट A के साथ, ये पैरेलल है टू B, या B लाइन के पैरेलल होगी हमारी, ठीक। अब हम लोग कह देंगे क्या कि जो AP लाइन है, जो AP हमारी है लाइन, वो है पैरेलल टू B के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब होगा दैट इज AP इज इक्वल टू लेमडा बी। हम लोग ये कह सकते हैं, पैरेलल में क्या सकते हैं, AP इज इक्वल टू लेमडा बी, जो यहाँ पर B हमारा वेक्टर है, बट यहाँ पर लेमडा क्या है, तो लेमडा इज सम रियल नंबर। लेमडा हमारा एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। अब हम लोग जो AP, अगर AP आप निकालोगे, AP का मतलब क्या होता है, AP अगर निकाल रहे हैं विद ओरिजिन, तो हमारा AP हो जाएगा, AP लाइन इज इक्वल टू OP माइनस OA। अगर आप वेक्टर AP निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता है, होता है OP माइनस OA। तो यहाँ पर OP क्या है, तो OP है आपका वेक्टर R, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो OP है आपका वेक्टर R, माइनस OA क्या है, तो OA का पोजीशन वेक्टर A है, तो यहाँ पर आप रखेंगे वेक्टर A। यहाँ पर हो जाएगा AP वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस A। ये हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि AP की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया था हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू पहले से दी हुई है, तो AP क्या है, AP है लेमडा बी इज इक्वल टू R माइनस A। तो यहाँ पर अगर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी। तो ये हमारा है इक्वेशन, ये हमारा एक फार्मूला बना। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही होती है और पैरेलल होती है एक वेक्टर के। मान लिया कोई भी पॉइंट है, पॉइंट एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है और पास हो रहा है वेक्टर एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस वेक्टर से पास हो रहा है। तो हम लोग इसका इक्वेशन या इसका समीकरण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं R इज इक्वल टू, ये पॉइंट था तो ये A है, जो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप वेक्टर फॉर्म में, प्लस लेमडा, और B की वैल्यू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप
प्लस Z1 के कैप। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब तो हमने बात कर ली। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल फॉर्म, ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं। अब हम लोग लिखाएंगे डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। इसी के वेक्टर फॉर्म से हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तब कार्टेशियन फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये होती है, मान लिया हमने यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, जो हमारे हैं पॉइंट ए पर। कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, गिवन है पॉइंट ए पर। और डायरेक्शन रेशियोज हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी दिए हुए हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी पॉइंट बी, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं आप लाइन के। और कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी पॉइंट पी, मान लिया हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे पास है पहले से, अभी हमने इसका जिक्र किया था इसमें। देन क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर आर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर हमारा हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर ए कैप। देखिए हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बताया था, और वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, जो हमारा दिया हुआ है ये वही चीज़ है। इसके लिए जैसा कि हमने बताया था कि वेक्टर ए जो आपका है, तो वेक्टर ए हमारा हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, जैसा कि हमने लिखा था। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया था, वही एग्जाम्पल का यूज यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पर बचा वेक्टर बी, देन वेक्टर बी आपका क्या है, तो वेक्टर बी जो होगा आपका, वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए। एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x1 प्लस लेमडा ए। यहाँ पर इसको x1 y1 z1 माना, ठीक है। x इज इक्वल हमारा हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए, देन y इज इक्वल हो जाएगा हमारा y1 प्लस लेमडा बी, एंड z1 इज इक्वल हो जाएगा z1 प्लस लेमडा सी। अब यहाँ पर हम लोग जो एलिमिनेशन कर दें, अगर लेमडा की पैरामीटर से एलिमिनेशन कर दें अगर हम, तो हमारा हो जाएगा बाई एलिमिनेशन ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन कैसे करते हैं, मान लिया हमारा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको x1 को इधर ले आएंगे, माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा ए। तो यहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा। अब यहाँ पर इसी तरीके से y में हम लोग काम करेंगे, देन y इज इक्वल टू लिखा हुआ y1 प्लस लेमडा बी, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा, हम लोग ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से z में हम लोग काम करेंगे, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे बताते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर कभी भी पॉइंट देकर इक्वेशन अगर नॉर्मल फॉर्म में पूछता है, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन जो हम पहले भी बता चुके हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म का बात करेगा तो हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देकर पढ़िए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो, पूछ रहा हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन की, जो दो पॉइंट उसके दिए हुए हैं, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे उस लाइन की। सबसे पहले इसका हम बात करते हैं, तो बेसिक से एकदम शुरू करते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे ग्राफ, जो हमारा 3 एक्सिस पे डिपेंड होगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि हम 3D की बात करें, यहाँ पे 3 एक्सिस चलेंगी। मान लिया हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आर है, देन एक पोजीशन वेक्टर बी है, देन एक पोजीशन वेक्टर ए है। अब इसकी पैरेलल एक लाइन जाएगी इससे गुजरते हुए, इसको मान लिया हमने पी पॉइंट, इसको मान लिया हमने बी पॉइंट, इसको मान लिया हमने ए पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन है,
ई का जो हमने पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और पी का दिया हुआ है x1 y1 z1, और इसका दिया हुआ है x2 y2 z2। ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी। वेक्टर आर जो हमारा है वो एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। जब पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का और हम वैल्यू इसकी क्या है, तो वैल्यू है हमारी x1 y1 z1। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसकी वैल्यूज़ देने के बाद ये इस पॉइंट ऑन द लाइन इफ एंड ओनली इफ ए पी इज इक्वल टू आर माइनस है, जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं। अगर एक पॉइंट से पास हो रही थी और दूसरे के वेक्टर के पैरेलल थी तो हम लोग जो इक्वेशन यूज करते थे उसी से ए पी इज इक्वल टू आर माइनस है, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि ए पी हम लोग निकालेंगे तो ओ पी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ए पी की वैल्यू जो है वो वेक्टर आर है, इसकी वेक्टर ए है, तो आर माइनस ए, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। एंड अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें तो हमारा वेक्टर ए बी क्या होगा, ए से लेकर बी तक, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। और ओ बी हमारा क्या है, तो ओ बी हमारा वेक्टर बी है, लिख लेते हैं, माइनस ओ ए क्या है, तो वेक्टर ए है। तो हम लोग ए बी की क्या लेंगे वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू लेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये जो होंगे ये दोनों होंगे हमारे कोलिनियर। कैसे होंगे हमारे कोलिनियर वेक्टर्स, ये हमारे होंगे कोलिनियर वेक्टर्स। देयरफॉर पी इज ऑन द लाइन, P is on the line if and only if, ये दोनों होंगे हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर जब भी होते हैं तो हमारी एक कंडीशन होती है, बेसिक सी कंडीशन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा बी। ये हमारी कंडीशन होती है जो कोलिनियर की, ठीक है। ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कोलिनियर के लिए। इसी के अकॉर्डिंग ए मान लिया हमारा वेक्टर ए पी है इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी, और ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा, ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। देन हम पहले भी लिख चुके हैं ए पी इज इक्वल टू लेमडा ए बी, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या देखते हैं कि वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा जो है वहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, डेरिवेशन जो होगी हमारी, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। हम लोग निकालेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म, किससे निकालेंगे, देन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं वेक्टर फॉर्म का यूज करके। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर आर जो होता है हमारा वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड ए जो है वो होता है हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड वेक्टर बी जो होता है वो हमारा होता है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं इसी में, तो हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1
के कैप। इसको भर देंगे ब्रैकेट में 1। अब हम लोग अगर लेमडा को एलिमिनेट करें, ऑन एलिमिनेटिंग लेमडा, अगर हम लोग जैसे पिछले वाले में किया था हमने, इसमें भी अगर हम लोग लेमडा को एलिमिनेट करें तो लेमडा को एलिमिनेट करने पे हम लोग क्या पाएंगे कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा, सेम y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर लेमडा, एंड अगेन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। देन इसकी फाइनली कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी हो जाएगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब कभी भी हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हों और उनकी कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन पूछी जा रही हो। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछी जाएगी तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में पूछी जाएगी तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे कई सारे फार्मूलेज और कई सारी कंडीशंस निकल के आती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 3D के लिए, 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम उसके क्वेश्चन को समझने से अच्छा है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। जैसे अगर क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बदल भी दिया जाता है, उसके डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, उसका मैथड चेंज कर दिया जाता है, तो हम उससे भटके ना, कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाएं हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखते हैं, अगर हमको एंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं। मान लिया हमारे पास x y z एक्सिस है और एक हमारे पास लाइन हमारे पास दी हुई है वो है L1, और एक हमारे उसी के साथ में एक है हमारी L2। मान लिया सपोज दैट L1 पे एक पॉइंट लाई कर रहा है P और L2 पे एक पॉइंट लाई कर रहा है Q, और L1 और L2 दोनों मिलकर एंगल बनाती हैं हमारी थीटा। थीटा जब एंगल बनता है और इसी के साथ में एक और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम है, सेंटर से गया है O है, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये L1 L2 दो लाइन्स हैं हमारी, उनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो हमारा फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अगेंस्ट अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा तब यूज़ किया जाता है कि जब कभी भी दो लाइंस वेक्टर फॉर्म दिए हुए हों और उनका हमको एंगल निकालना हो, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक। और अब देखिए ये कॉस थीटा दिया हुआ है, अगर हम लिखें साइन थीटा तो एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर पूरा अंडर रूट चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है पूरी यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं। देन पूरी वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं तो क्या आता है, तो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। देन अपॉन हो जाएगा हमारा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अगेंस्ट अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। देन जो हमारा यहाँ से कॉस थीटा निकल कर आएगा इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये वाली है। इक्वेशन 2 इसको मान लिया हमने, ये हमारा दिया हुआ है साइन थीटा। देन हमारा जो कॉस थीटा निकल कर आएगा वो आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज, ये पहले भी हमने इससे पहले जिसमें 11.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एक आइडेंटिटी हमने बताई थी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन जो कोसाइंस दिए होते हैं
और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग अगर तीनों का होल स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसका सम हमारा 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। देन यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा √L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर माइनस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। इसको मान लिया हमने, इक्वेशन हमारी बन गई 4। ये जो इक्वेशन आई थी ये पूरी इक्वेशन को मान लिया हमने 3। हम लोग क्या देखते हैं, जब दो लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियो हमारे दिए हुए हैं। मान लिया हमारे पास लेट 2 लाइंस हमारे पास हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज भी हैं विद डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया हुआ है, A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2। अगर दो लिए हुए हैं तब अगर वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11.2 जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत उसका यूज किया जाता है। परपेंडिकुलर के लिए हमारी कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तब उसके लिए अगर हमें परपेंडिकुलर उसको शो करना है तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो हमारी होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारा एंगल होता है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट्स इट 90 डिग्री, इसीलिए हमारा यहाँ पर 0 है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये हमने निकाला है बाई इक्वेशन नंबर 1 से। सेकंड पॉइंट आता है कि जब हमारी लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा होता है हमारा 0, थीटा 0 होता है। तो यहाँ पर कंडीशंस हो जाएंगी हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 प्लस C1/C2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कंडीशन जो होती हैं वो यूज की जाती है तब दो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हों हमारे पास और उनको प्रूव करना हो, प्रूव करिए ये पैरेलल हैं आपस में, तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका एंगल। नाउ इफ़ यू फाइंड एंगल देन फाइंड एंगल करेंगे तो हम लोग दो इक्वेशन का यूज करेंगे, R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। इससे पहले हम जो इक्वेशन की जिक्र कर चुके हैं, R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका एंगल। तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा हमारे पास जब दो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो cos थीटा होता है B1 B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। इसको हम लोग कहते हैं ये होते हैं मैग्नीट्यूड होते हैं, ये उनका प्रोडक्ट है आपस में, ठीक। ये हमारा होता है cos थीटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी हमारे आने वाली एक्सरसाइज के लिए। अब इसी को हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। देन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, इन कार्टेशियन फॉर्म तो हमारी हो जाएगी, और तब कार्टेशियन फॉर्म होगी जब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो x माइनस x1/A1 पहले भी हम इस बारे में बता चुके हैं, अपॉन B1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1/C1। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए, क्योंकि A1 A2 x1 y1 z1 के लिए, A1 B1 C1 के लिए। सेकंड क्या हो जाएगी, x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन C2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देन हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर दो लाइंस दी हुई हो आपके पास, दो इक्वेशंस दी हुई, उनके बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। A1 A2 पहले हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में, B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अगेन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, ये हमारे हो गया फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी फार्मूले हमने अंडरलाइन किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे इससे पहले जो हम बता चुके हैं वो वाला। अब हम लोग पता करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होती है। तो यहाँ पर एक छोटी समझने वाली मिस्ट्री है। क्या होता है कि अगर दो लाइंस हैं स्पेस में, अगर स्पेस में टू लाइंस
in space. Two lines in space, if they are parallel and intersect each other. क्या कहते हैं कि दो लाइन्स हैं इन स्पेस में, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ईच अदर, एंड इंटरसेक्ट। एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मान लिया हमारे स्पेस में दो लाइन है, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने पर क्या होता है कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी जीरो हो जाती है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट डिस्टेंस विल बी जीरो, क्योंकि दो लाइन से अगर आपस में मिल गई तो उन दोनों की जो डिस्टेंस रही ही क्या, तो डिस्टेंस जीरो। और अगर स्पेस में दो लाइन्स हैं, वो पैरेलल है एक दूसरे के बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उन दोनों बीच के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, टू पैरेलल लाइन्स इन स्पेस, डिस्टेंस between them will be perpendicular। मतलब क्या कहने का है कि मान लिया हमारे स्पेस में दो लाइंस हैं, जैसे यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। ये हैं दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो इन दोनों के बीच में जो भी परपेंडिकुलर आप डालेंगे वही तो इन दोनों के बीच की हाइट होगी, वही तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। वही यहाँ पे बताया गया है, अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं स्पेस में तो डिस्टेंस जो होती है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस होती है आपकी। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि अगर स्पेस में दो पैरेलल लाइन्स हैं, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इसी तरह, मतलब ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, नॉर अ पैरेलल, नाइदर अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ two lines in a space nor parallel, neither perpendicular। each other। अगर इस तरीके की लाइंस हैं, ना तो वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर। क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस। कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस कहते हैं, कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस। अब देखिए जो स्क्यू लाइंस होती हैं इन दोनों की, इनके बीच की, भाई ये तो हो गया एक अच्छा पॉइंट है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, कि वो लाइंस जो ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस होते हैं तो उनके बीच की भी डिस्टेंस होती होगी, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इन दोनों के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग जो डिस्टेंस होती है, मान लिया दो हमारी लाइन है जो ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ऐसी लाइंस के बीच में हम लोग डिस्टेंस जो होती है वो होती है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर उन दोनों के बीच में भी डाला जाता है, लेकिन पैरेलल नहीं है तब भी उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो उन दोनों के बीच की क्या बताता है, डिस्टेंस को फाइंड करता है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो पता चलेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है दो लाइंस की स्पेस के बीच में। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, रूम बना लीजिए, उसको स्पेस में 3 डायमेंशनल दे दीजिए, उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है। उसके बाद अब यहाँ पर बात आ गई स्क्यू लाइंस की, तो हम लोग डिस्टेंस किसके, इन दोनों बीच की डिस्टेंस तो निकल नहीं सकती क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्यू लाइंस के बीच की जो होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, उसको हम लोग जानेंगे। हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर दो स्क्यू लाइंस दी हुई हैं तो उनके बीच की हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो स्क्यू लाइंस ले लेंगे, मान लिया हमारे पास ये और ये हैं, जो हमारी दो स्क्यू लाइंस हैं। एक को हमने मान लिया L2 और एक को मान लिया L1। देन ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर है पॉइंट P, इसको नाम दे दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अपर डायरेक्शन में Q। सेकंड हमने ले लिया S और T। क्या देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालते हैं दो स्क्यू लाइंस के बीच की। सबसे पहले यहाँ पे को लिखेंगे कि लेट L1 एंड L2
टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है पहले ही बता चुके हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब हम दो लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें हमने इसका एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द स्क्यू लाइंस विद इक्वेशन। मान लिया हमने दो स्क्यू लाइंस हमारे पास दी हुई हैं L1 एंड L2, तो हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन दोनों की दी हुई हैं A1 प्लस लैम्डा बी एंड सेकेंड दी हुई है A2 प्लस न्यू बी। इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको हमने मान लिया सेकेंड। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई दो स्क्यू लाइंस डिस्टेंस इक्वेशन हो गई इसकी। तो हम ले लेंगे टेक एनी पॉइंट। क्या ले लिया हमने? टेक एनी पॉइंट S विद पोजीशन वेक्टर A। मान लिया हमने कोई एक पॉइंट S ले लिया पोजीशन वेक्टर A के साथ में इसी L2 लाइन पर। जब L2 लाइन पर हमने एक ले लिया वेक्टर A पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग क्या देखते हैं एंड जैसे हमने L2 पर लिया है पोजीशन वेक्टर A वैसे ही हम लोग लेंगे लाइन L1 पर। लेकिन वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास दिया हुआ है T एनी अदर पॉइंट ऑन L1 लाइन विद पोजीशन वेक्टर A2। मान लिया हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर A2। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वेक्टर विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोजेक्शन ST। वो किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसके इक्वल होगा? ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ST के इक्वल होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मान ले हमारे पास PQ, क्या मान ले हम? इफ PQ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L1 और L2 के बीच में, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। हमारे पास मान लिया हमारे पास दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई हैं L1 और L2 के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ दी हुई है। हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारे पास दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या हो जाएगा इसके बाद, ये जो होगी ये हमारे पास इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लाइन L1 और L2 के बीच की, जो है वो हमारी है PQ। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो L1 और L2 में जो PQ डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? वो हमारी है परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच की। अगर हम मान लें PQ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L1 और L2 के बीच में, देन इट बीइंग परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारी ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर इसकी वजह कि बोथ L1 एंड L2 के बीच की ये परपेंडिकुलर लाइन PQ है, ठीक। और मान लें हम परपेंडिकुलर किसके बीच है? B1 और B2 के बीच। इसका पोजीशन वेक्टर मान लें B1 और इसके मान लें B2 है। देन जो यूनिट वेक्टर होगा, हमने मान लिया अगर पोजीशन वेक्टर है B1 और B2, देन जो यूनिट वेक्टर होगा n कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है तो हम लिखते हैं, तो हमारा होता है यूनिट वेक्टर, वो हमारा होता है n कैप। जो होगा वो किस लाइन के अलोंग होगा? तो अलोंग लाइन PQ। हाँ, ये हमारे PQ के ही होगा। देन हमारा जो वेक्टर A है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2। दैट्स मीन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड B1 और B2 का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसको हमने 2 मानी थी, ये हमारी इक्वेशन हो गई 3।
उसको हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू डी एन कैप, जहाँ पर डी क्या है हमारी, तो वो है हमारी डिस्टेंस। तो पी क्यू इज इक्वल टू डी एन कैप वेयर डी एक मैग्नीट्यूड है ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जैसे हमने पहले बताया। थीटा जो है वो एंगल है एस टी और पी क्यू के बीच का, किसके बीच का, एस टी और पी क्यू के बीच का एक थीटा जो है हमारा वो एंगल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा। थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड, एंगल है जैसे हमने पहले बताया। तो हमारा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डॉट एस टी, दोनों वेक्टर हैं हमारे पास, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी। ठीक है, हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, हमको पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी एन कैप, पी क्यू है हमारा डी एन कैप ए टू माइनस ए वन अपॉन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एस टी। भाई पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा डी है, जैसा हमने पहले बताया। पी क्यू हमारा था डी, हमने लिख दिया डी एस टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी जो है, डी एन कैप जो है वो हमारा हो जाएगा बी वन क्रॉस बी टू। क्या हो जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू। और ये किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा ए टू माइनस ए वन के साथ, किसके साथ, ए टू माइनस ए वन के साथ होगा। अपॉन में हमारा क्या आएगा, अपॉन में हमारा आएगा मॉड बी वन क्रॉस बी टू, दैट्स मीन मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वन क्रॉस बी टू। तो ये हमारी आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए कंसेप्ट अगर पता होगा ना तो क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, रटने की प्रक्रिया जो होती है पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। हम लगा लेंगे, कैसे लगाते हैं, तो यह हो गई बी वन क्रॉस बी टू डॉट प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन है। ठीक है, अपॉन में मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट की अच्छी जानकारी होती है तो हमें क्वेश्चन लगाने में कोई हेडेक नहीं रहती, क्योंकि हमको क्वेश्चन के फार्मूले को रटना नहीं पड़ता। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, समझ के लगाएंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप रटेंगे तो आप उसको अच्छे से नहीं सीख सकते, उसको आपको अच्छे से समझना ही होगा, तभी आप उसमें प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं अपना। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग कि अब हम बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मान लिया हमारे पास दो लाइंस हैं जो पैरेलल, जैसे हमने पहले वाला किया था क्वेश्चन, एज इट इज वैसा ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये मान लिया हमने एंगल थीटा बना रहा है, ऐसे टी है पी है, ये लाइन L1 ये लाइन L2, एज इट इज पहले की तरह। जैसा कि हमने देखा अभी कि अगर स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या होती है, तो होती है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड V1 क्रॉस B2, ये होता था। बट अगर पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि मान लिया हमारे पास इक्वेशन पैरेलल लाइंस की ये होती है R1 प्लस लेमडा बी एंड वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस न्यू बी। क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करें तो दोनों में जो वेक्टर बी होता है वो कैसा होता है, वो इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अब डिफरेंस कर देना है। क्या लिख देंगे, डी इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 को हटा के हम लोग देंगे B1 डॉट A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट के साथ, एंड देन हमारा हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमारा हो गया वो फार्मूला जब हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वैसे भी मैथ्स का चैनल बहुत ही आप लोगों की यूजफुल होगा, जो भी प्रिपरेशन करते हैं 9th की 10th की 11th 12th सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं हो सकते। ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग यूज होते रहेंगे, चाहे आप BSc करें चाहे आप MSc करें, सभी में ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं यूज होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।